हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सेल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर एबंडेंटली फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनेली। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में बता दूं। ये वो एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का ही ये फंक्शन होता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करके माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डाइजेशन हमारे दो तरह के होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन विद इन द सेल होता है एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन आउटसाइड द सेल होता है, किसी बॉडी के कैविटी में होता है और ये प्रोसेस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर होता है, तो किसी न किसी सेल ऑर्गेनेली में ये होता होगा और उस सेल ऑर्गेनेली का नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में ही जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। तो ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेलुलर ऑर्गेनेली है जो कि दो तरह का होता है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड हमें पता है कि राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो वही फंक्शन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, इसका दूसरा नाम ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, राइबोसोम आर प्रोड्यूस्ड इन। अब राइबोसोम के बारे में मैं बता दूं कि राइबोसोम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है RRNA एंड दूसरा होता है प्रोटीन पार्ट होता है इसमें। ओके, RRNA होता है एंड प्रोटीन होता है। तो RRNA का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है, RRNA का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में होता है एंड प्रोटीन का सिंथेसिस आउटसाइड द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 एंड 2 बोथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम दो कंपोनेंट का बना हुआ है, पहला RRNA दूसरा प्रोटीन। RRNA का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में हो रहा है एंड प्रोटीन का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लैक द यूनिट मेम्ब्रेन। क्वेश्चन थोड़ा ये घुमा के पूछा हुआ है। क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लैक द यूनिट मेम्ब्रेन मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो हम सारे ऑप्शन को एक एक करके देख लेते हैं किसमें कितना मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस में हमें पता है कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है। एंड गोल्गी बॉडी में डबल मेम्ब्रेन होता है, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि लाइसोसोम की सिंथेसिस गोल्गी बॉडी के थ्रू ही होती है और ये एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट हैं ये दोनों। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, गोल्गी बॉडी इज कंसर्न्ड विथ। गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है? ओके, तो इससे पहले मैंने बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, तो उन दोनों से एक से तो हमारा लिपिड का सिंथेसिस होता है एंड दूसरे से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो लिपिड एंड प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसका मॉडिफिकेशन फंक्शन होता है गोल्गी बॉडी का। जो लिपिड एंड प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ होता है, गोल्गी बॉडी उसको मॉडिफाई करता है, देन उसका पैकेजिंग करता है और उसके बाद फाइनली उसका ट्रांसलोकेशन या फिर तो सिक्रीशन करवा देता है। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन होता है सिक्रीशन। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द सेल विदाउट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए तो ये हमें पता है अच्छे से कि सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक होता है यूकैरियोटिक सेल। और हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें क्रोमोसोम एक सेंटर के रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर तो उसी का दूसरा नाम प्रोमिनेंट डीएनए या फिर तो इंसिपिएंट डीएनए बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है
तो ये क्वेश्चन में क्या है कि और कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे भी हैं जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा ह्यूमन का आरबीसी हुआ, और दूसरा प्लांट में देखें तो सीव सेल हुआ या फिर तो सीव ट्यूब हुआ। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि द सेल विदाउट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन, वो सेल जिसमें न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है। तो अभी हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक में सारे में न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है, एंड यूकैरियोट का अभी मैंने 2 एग्जांपल बताया। पहला तो ह्यूमन का आरबीसी एंड दूसरा मेंबर्स ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब का कंट्रोल कंपेनियन सेल के पास होता है एंड सीव ट्यूब में न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है। हेंस 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। ओके, 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज, तो लाइसोसोम अभी मैंने बताया कि इसका फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 8th क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल वैक्यूल इज कॉल्ड। हमें पता है कि सेल वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही जनरली प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन सेल में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। तो वैक्यूल का एक जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसी में एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, एक हमारा वैक्यूल ये भी होता है गैस वैक्यूल। ये गैस वैक्यूल में टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है। आप खुद ही सोचिए, वाटर में एक बबल बनता है तो उसके बबल एक एयर के प्रेजेंस की वजह से बनता है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसी तरीके से जब गैस का वैक्यूल गैस के थ्रू फॉर्म होता है, जो कि बीजीए और पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, तो इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसलिए गैस वैक्यूल का दूसरा नाम सूडो वैक्यूल भी है। गैस वैक्यूल का दूसरा नाम क्या है? सूडो वैक्यूल भी बोलते हैं इसको। ओके, तो टोनोप्लास्ट गैस वैक्यूल में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ एमआरएनए विद सेवरल राइबोसोम्स इज कॉल्ड। हमें पता है कि प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, मींस एक डीएनए में कई सारे प्रोटीन को कोड करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है। एंड यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होता है, सॉरी डीएनए मैंने बोल दिया था, यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होता है उसमें वो मोनोसिस्टोनिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस के थ्रू इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है एंड डिज़ायर्ड पार्ट जो किसी एक सिंगल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है, मींस एक्सॉन को ही एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। वो एचएनआरएनए से, हेट्रोजीनस आरएनए से एमआरएनए में वो कन्वर्ट होता है। हेंस क्योंकि प्रोकैरियोट में यही एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है, उसमें एक ही एमआरएनए में कई सारे प्रोटीन को कोड करने के लिए कोडॉन होते हैं, जीन होते हैं, तो इसलिए उसके एमआरएनए को हम पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। और उस एमआरएनए में कई सारे राइबोसोम जाके एसोसिएट हो जाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करिए, अगर एमआरएनए का स्ट्रैंड है और उसमें हमारे ऐसे कई सारे राइबोसोम अटैच्ड हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम या फिर तो पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। हेंस इसका करेक्ट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर, हमने भी बताया कि राइबोसोम 2 तरह के होते हैं। एक होता है 70S टाइप एंड दूसरा होता है 80S टाइप। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम जनरली प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं एंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। पर यूकैरियोट में सिर्फ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम नहीं होते हैं, यूकैरियोट में 70 एंड 80 दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो इसमें पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीसोसोम आर ऑफ प्रोकैरियोट परफॉर्म फंक्शन सिमिलर टू। मीसोसोम प्रोकैरियोट में कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, पर इसको हम प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। हेंस इसका मेन फंक्शन तो रेस्पायरेशन ही है। प्रोकैरियोट में एरोबिक रिस्पायरेशन ही इसका मेन फंक्शन है, पर इसके अलावा भी इसका कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, सेल डिवीज़न में हेल्प करना, न्यूक्लियस को डिवाइड करना, ये सारे फंक्शन भी मीसोसोम के होते हैं प्रोकैरियोट में। पर इसका मेन फंक्शन एरोबिक रेस्पायरेशन ही है। हेंस मीसोसोम सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर ई आर इज़ रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, इससे पहले मैंने बता दिया है ये क्वेश्चन। आर ई आर में राइबोसोम उसके सरफेस पर प्रेजेंस होता है जिसके वजह से ये ग्रैनुलर इसको बोलते हैं, या फिर तो इस पर एक रफ अपीयरेंस होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। हेंस सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13th क्वेश्चन है सेलुलर रिकॉग्निशन इज फैसिलिटेटेड बाई component of plasma membrane, these component are generally। सेलुलर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि सेल वॉल में ही, जैसे अगर हम HIV की बात करें तो ये मैक्रोफेज या फिर तो TH हेल्पर टी सेल को ही इन्फेक्ट करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पर टी सेल को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, यानी कि वो सेलुलर रिकॉग्निशन कैसे करता है, तो ये फंक्शंस सेल मेम्ब्रेन का होता है। सेल मेम्ब्रेन में ही लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अगर टुगेदर मिलते हैं तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, एंड ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है गोल्गी बॉडी, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के प्रेजेंस की वजह से सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से ही सेलुलर रिकॉग्निशन होता है। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैच्योर प्लांट सेल हैज़, तो इसमें हम देख लेते हैं सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। ये तो सारे सेल में होता है, मैच्योर हो इमैच्योर हो या फिर तो कोई न्यूली फॉर्म प्लांट सेल हो, तो उसमें भी सेल वॉल का प्राइमरी लेयर प्रेजेंट होता है। और प्रोटोप्लाज्म तो जितने भी लिविंग सेल हैं सारे में प्रेजेंट होना है, प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। तो मैच्योर प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म एंड वैक्यूल दोनों प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल एंड सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल एंड वैक्यूल। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें से फोर्थ ऑप्शन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसमें कि तीनों ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल एंड वैक्यूल, एक मैच्योर प्लांट सेल में तीनों प्रेजेंट होते हैं। अगर यही इमैच्योर सेल का क्वेश्चन होता है या फिर तो न्यूली फॉर्म्ड सेल का क्वेश्चन होता तो उसमें उस टाइम हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता। क्यों? क्योंकि जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होते हैं उसमें वैक्यूल जनरली एब्सेंट होते हैं या फिर तो वैक्यूल बहुत ही स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जर सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम इज, इससे पहले मैंने बताया कि ATS राइबोसोम यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, तो जो ATS राइबोसोम है उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक तो होता है 50S, एक होता है 50S एंड दूसरा होता है एक होता है 40S एंड दूसरा होता है 60S। ओके, जो लार्जर सब यूनिट है जो कि 80S का वो होता है 60S। तो 80S जो होता है उसमें दो सब यूनिट होते हैं, एक हो जाएगा 60S, एक हो जाएगा 40S। और जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है 70S टाइप, उसके भी दो सब यूनिट होते हैं, उसका एक होता है 50S एंड एक होता है 30S। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये बता दूं मैं, अगर आप इस 50S और 30S को जोड़ते हैं तो 70S आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ब्रेक करके इन दोनों कंपोनेंट में बनाया गया है। ये यहाँ पे S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट या फिर तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अगर हम राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जिस स्पीड से वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जिस पॉइंट पे होता है, वही को रिप्रेजेंट करता है, और यही स्वेडबर्ग यूनिट इनडायरेक्टली डेंसिटी एंड साइज को रिप्रेजेंट करता है। पर इसको ऐड करने पे 70 नहीं 80 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 और 30 80S में होते हैं। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट इन। तो गोल्गी बॉडीज, इससे आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मात्र राइबोसोम प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है। हेंस अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेली का एब्सेंट लेके क्वेश्चन आया तो जनरली प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वही इसका ऑप्शन होता है। जनरली ये होता है, जैसे अगर क्लोरोप्लास्ट पूछ ले एब्सेंट इन, तो क्लोरोप्लास्ट हमारे यूकैरियोटिक के एनिमल सेल में भी एब्सेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट इन, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि एक हमारा बैक्टीरिया इसमें दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर डेवलप्ड इन। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस। अगर वो आर ई आ रहा है तो प्रोटीन का सिंथेसिस, एस ई आ रहा है तो लिपिड का सिंथेसिस। हेंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
मैच्योर सेल में नहीं डेवलप होगा, जो यंग सेल होगा जिसमें कि सिक्रीशन का ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, जिसमें कि प्रोटीन और लिपिड का ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका डेवलपमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर रिलेटेड टू। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है। इसका खुद का डीएनए होता है, इसके इनर सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होता है जिन्हें हम क्रिस्टी बोलते हैं, और इस क्रिस्टी में F1 F0 पार्टिकल्स लगे होते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनेली है, पर ये सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सारी प्रॉपर्टी प्रोकैरियोटिक सेल की है, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम आर। इससे पहले मैंने बता चुका है इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि इसका फंक्शन होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है, पर ऑक्सीसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और सेंट्रोसोम जिससे सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, तो ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है। हेंस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन पूछा है तो परऑक्सीसोम हो जाएगा, डबल मेम्ब्रेन पूछता तो न्यूक्लियस हो जाता, या फिर तो अगर मेम्ब्रेन लेस पूछता तो राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम बोथ आंसर करेक्ट हो जाता। तो क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड